नमस्कार। एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। आज हम बातचीत करेंगे कि देश के हालात पे। देश के हालात ये हैं कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और पूरे देश का माहौल बिगड़ने के कगार में पहुंच चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जो 5 राज्यों में विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है उसको लेकर के अ, जो हालात पैदा हुए हैं देश में, वो बड़े चिंताजनक है। जिस मुद्दे को लेकर के चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, पंजाब हो, गोवा हो, स्थानीय मुद्दे जो लगातार जिसे आम जनता परेशान है, आम जनता उसको झेल रही है, उस मुद्दे पे बात नहीं हो रही है और बात हो रही है। कभी जिन्ना की बात हो जाती है, कभी हिजाब की। अब नया मामला ये आया कि जो कर्नाटक में हिजाब का ये नकाब पहन करके जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो अब अपने शिक्षण संस्थानों में नहीं जा सकती हैं। तो ये एक मुद्दा, ऐसा मुद्दा आया हुआ है जो अभी पूरे देश का माहौल गर्म हुआ है और आम आदमी ये सोचने पे मजबूर हुआ है कि क्या अब राजनेता तय करेंगे कि आम आदमी क्या खाएगा, क्या पिएगा और क्या पहनेगा। इसको लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं। आज हम इसी मुद्दे को लेकर के सिवान के जाने माने अधिवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक कमलेश सिंह के पास बैठे हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आज जब चुनाव हो रहा है, 5 साल सरकार अपना काम कर चुकी है, तो आज मुख्य रूप से उस काम की चर्चा क्यों नहीं हो रही है, क्यों आप इधर उधर की बातें हो रही हैं। तो आखिर ये क्या वजह है कि राजनेता जो 5 साल काम किए हुए हैं आज उस पर बात न करके इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कभी जिन्ना को ला दिया जाता है, जो जिन्ना शायद अब इस दुनिया में भी नहीं है। कभी अब ये कभी गोली चलवा दी जाती है और वो भी उस जगह पे जहाँ राम राज्य की बात होती है कि राम राज्य की स्थापना है, वहाँ पे कानून व्यवस्था ये है कि दिन दहाड़े जो सांसद हैं, उन बड़े पार्टी के एक लीडर हैं, उनके ऊपर गोलियां चल जाती है और उसके बाद भी कहा जाता है कि राम राज्य की स्थापना है यहाँ पे। तो आखिर जो मुख्य मुद्दा है उससे राजनेता कट क्यों रहे हैं, क्यों नहीं उस पर बात हो रही है, क्यों नहीं जनता की समस्याओं पे बात हो रही है। धन्यवाद आपको। आप बड़े भाई हैं और एटीएन चैनल को भी, क्योंकि आपका बड़ा पॉपुलर चैनल है। आपका सवाल बड़ा वाजिब है। मुख्य मुद्दा पर वो कैसे बात करेंगे जब कोई परफॉर्मेंस किए रहेंगे, तब न मुद्दा पर बात करेंगे। अभी मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है भ्रष्टाचार। अभी आप देखे होंगे 3-4 दिन पहले आया था बैंकिंग एसोसिएशन में 40,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। वो कहीं मुद्दा बन रहा है? आप ही देखिए 100 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल पार हो गया, 1,000 रुपया गैस सिलेंडर पार हो गया। ये कहीं मुद्दा है? चर्चा कमलेश जी ये भी है कि 10 मार्च को जब रिजल्ट आ जाएगा ये 5 राज्यों के, तो पेट्रोल के दाम लगभग 10 से 15 रुपये बढ़ने वाले हैं। हम बता रहे हैं कैलाश जी, आप जानते भी हैं कि अभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सबसे सस्ता दर पर तेल भारत खरीद रहा है विदेशों से, और सबसे महंगा बेच रहा है। ये पैसा जा कहाँ रहा है, पहला बात। और इन मुद्दा पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? मीडिया जो है, जो चौथा स्तंभ है, जिसका काम है कि आदमी पहले बीबीसी सुनता था या उस तरह का कोई चैनल सुनता था तो भरोसा कर लेता था कि वो कह रहा है तो हुआ हो। आज तो देखिए कि मीडिया वाले, जो बड़े बड़े चैनल वाले लोग हैं, वो भाजपा के साथ लगे हुए हैं, उनके गलत कामों को सही ठहराने पर लगे हुए हैं। लग रहा है कि भाजपा के प्रवक्ता हैं, इस ढंग से काम कर रहे हैं। अभी हम देख रहे थे कि आम जनता में उत्तर प्रदेश में लोग सर्वे कर रहा था, और जहाँ एंटी भाजपा वोटर कह रहे थे कि हम महंगाई पर वोटिंग करेंगे, हम बेरोजगारी पर वोटिंग करेंगे, उनके मुंह से माइक हटा लिया जाता था। अब आपका एक जो सवाल है कि ये लोग जिन्ना की बात कर रहा है, हिजाब की बात कर रहा है,
ये कोई काम इनका कभी भी काम मुद्दा रहा ही नहीं। ये इमोशनल कार्ड फेंकते हैं, वोट पोलराइज करने के लिए इस तरह का नाटक करते हैं। पिछली बार आप देखे होंगे पुलवामा वाला कांड हुआ। अब आज उसकी बरसी भी है। आज 14 फरवरी, आज दूसरी बरसी है। हम तो शहीदों का नमन करते हैं। पुलवामा के बाद एक एयर स्ट्राइक की बात उठा दी गई और उस आधार पर चुनाव में लोग चले आए। अभी कोई मुद्दा नहीं मिला तो कर्नाटक में हिजाब का मामला। हम लोग बचपन से देखते हैं कि जो भी लोग है अपने अपने यूनिफॉर्म में लोग आता है जाता है। कॉलेज में अगर ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड कॉलेज में हमें लगता है कि कॉलेज में तो कोई ड्रेस कोड होता नहीं है। ये विद्यालय में होता है, जो छोटे क्लास के वहाँ तक ये होता है, लेकिन कॉलेज वगैरह में तो ड्रेस कोड होता नहीं है। हम लोग जिस कॉलेज में पढ़े थे उसमें ड्रेस कोड नहीं था, लेकिन यदि कोई ड्रेस कोड है तो उसका तरीका है कि वो लोग अपना जाता है अपने ड्रेस में और फिर वहाँ जाकर ड्रेस कोड को फॉलो कर लेता है और ऐसा होता है। ये कोई नई बात नहीं। इसको आप मुद्दा काहे बना रहे हैं? इसको आप मुद्दा सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि आप चुनाव सामने है, कोई महंगाई पर सवाल ना हो, कोई बेरोजगारी पर सवाल नहीं हो, कोई करप्शन पर सवाल नहीं हो, कोई जो बैंक की लूट हुई है उस पर सवाल नहीं हो, राफेल पर सवाल नहीं हो। ये जो नोटबंदी के दौरान 400 जगह पर भाजपा ने ज़मीन खरीदा और उस पर बिल्डिंग्स बनाया, ये इसको अगर कैलकुलेट कीजिए तो अरबों रुपए की खरीद बेच हुई। ये पैसा कहाँ से आया? अभी उत्तर प्रदेश में हम एक देख रहे थे कि वायरल वीडियो हुआ है, 300 करोड़ रुपया में 50 सीटें लोग मायावती जी से खरीदने का प्रयास किया है। वो कि सिंबल आपका रहेगा, कैंडिडेट हमारा रहेगा। कैसा कैंडिडेट देगा भाई? जो आदमी फाइट कर रहा होगा इन लोगों से, उनके स्वजाति या उनके धर्म के लोगों को देगा कि कुछ वोट को काट ले। ये तो वही बात हो गई कि जब बिहार के चुनाव में इनसे आपको मुकेश सहनी से बातचीत तो हुई, समझौता भी हुआ, लेकिन वहाँ कैंडिडेट बीजेपी ने अपना खड़ा किया। और आज यही वजह है कि मुकेश सहनी के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी दुर्व्यवहार कर रही है, लेकिन मुकेश सहनी कुछ कर नहीं पाते। क्या करेंगे? जब एक बार कोई आदमी रुपया पैसा से बिक गया तो फिर वो तो आँख से आँख मिलाकर बात नहीं कर सकता। वो हम ही काहे नहीं हैं। तो भाजपा आज सबसे पूंजीपति पार्टी है, सबसे पैसे वाली पार्टी है। अभी आप देखिए गोवा में पिछले बार भी कांग्रेस सबसे लार्जेस्ट। हम चलिए थोड़ा सा अभी रुकते हैं हम लोग। आपने कहा कि मायावती से एक डील हुई है। क्या भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से उसके पांव उखड़ गए हैं? ये तो जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट करने वाले सर्वे वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि 100 सीट कम आएगा। ये हम थोड़े कह रहे हैं। जो निश्चित तौर पर उनको 10-20 सीट बढ़ाकर दिखाते होंगे वो कह रहे हैं कि 100 सीट कम आएगा। आना तो उससे भी ज़्यादा कम है। आप एक भी चैनल बता दीजिए जो डायरेक्ट भाजपा से जुड़ा हुआ है, वो भी कह रहा है कि पुराना वाला वो तो इस तरह से कहते हैं कि सरकार बनेगी। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ सीटें कम आएंगी। कुछ नहीं, 100 सीटें कम आएंगी। वो जो चैनल दिखा रहे हैं, 3 चैनल पर हम जो थोड़ा बहुत भरोसा करते हैं, सी वोटर हैं, टाइम्स नाउ है, एजी नेल्सन वाला जो चैनल है, वो कह रहा है कि 100 सीट कम आएगा। जो कि फिर भी उनका मार्जिन कुछ, उनका झुकाव कुछ भाजपा के तरफ रहता है। तब वो लोग कह रहे हैं कि 100 सीट कम आएगा। वो लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस आएगी। वो लोग कह रहे हैं कि पंजाब में आप में। और यही आंकड़ा कमलेश जी आपने देखा होगा कि जब बंगाल का चुनाव चल रहा था उतना तो ये ममता बनर्जी ने भी नहीं सोचा होगा कि हम इतना लेके आएंगे। जिस चुनाव में अमित शाह ज़्यादा जोड़ लगा देते हैं ना, दिल्ली में जोड़ लगाए थे, पर्ची बांट रहे थे, तो 3-4 से हार गए। अब बंगाल में भी चले गए थे डीडी को हराने, दोनों गुरु और चेला वहाँ। दीदी गई, आज 100 सीट हम लोग जीत लिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और अगला वोट खींच लेने के लिए मंच से झूठ बोलते हैं कि पहले चरण में हम लोग को 50 सीट हो गया, दूसरे चरण में हम लोग सरकार बना लेंगे, तीसरे चरण में हम लोग ये कर लेंगे। इसका वजह सिर्फ यही होता है। ये ब्लॉक स्तर का नेता ने कहता है कि अगले चरण में कुछ हमको वोट आएगा। प्रधानमंत्री इसी स्तर का काम करते हैं। तो कमलेश जी, क्या ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री का जो जादू था, जो उनके शब्दों के जादू थे 2014 में, उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए
हमें याद है कि उस समय शायद पहली बार वो चाय पे चर्चा करना चाहते थे और पूरे देश में चाय की दुकानों पे टीवी लग गया था और बड़े बड़े लोग वहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग बैठ करके वो सुनना चाहते थे कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। क्या प्रधानमंत्री का जादू भी टूट चुका है अब लोगों? बार बार झूठ बोलने से विश्वास का संकट खड़ा हो जाता है। प्रधानमंत्री जी जितना बात वादा किए थे, 2-3 बात तो आपको भी याद होगा। जैसे वो बार बार कहते थे कि कांग्रेस के लोगों का स्विट्जरलैंड में इतना पैसा है, काला धन। हाँ काला धन, कि यदि वो आ जाए तो हिंदुस्तान का लोग एट ए टाइम रीच हो जाएगा। काले धन की चर्चा, हमें लगता है कि काले धन का चर्चा सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री ने भी किया और अन्ना हजारे, मैंने ऐसा लग रहा था कि देश का सारा पैसा स्विट्जरलैंड में ही जमा है। कांग्रेस के लोगों ने लूट कर, लेकिन आज बिल्कुल अब कहीं इसकी चर्चा ही नहीं होती है। उस दौरान वो कितना गलत बात बोल गए कि यदि वो पैसा आ जाएगा तो सबके हेड पर 15-15 लाख रुपया हो सकता है। अब देश का उतना बड़ा नेता ये बात बोले तो कोई सहसा आदमी जो इलिटरेट है वो समझ लेगा कि नहीं 15 लाख मिलेगा तो 2 लाख मिलेगा। लेकिन बीच में एक आंकड़ा आया हुआ था कि स्विट्जरलैंड में जो 2014 के पहले जो पैसा जमा था उससे कई गुना भी डबल हो गया है। अब नहीं ना बोलेंगे प्रधानमंत्री जी, जितनी रकम स्विट्जरलैंड में भारतीय लोगों की खाते में थी, चाहे जिसकी हो, हाँ, जिसकी भी। हम तो मांग कर रहे थे कि नाम खोला जाए, जो आप बदनाम करके ही कर रहे थे। अब उससे डबल हो गया। ये बतावेंगे कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जो विदेश गए किसके फ्लाइट से गए थे? प्रधानमंत्री जी बताएंगे। वो जो डेलीगेशन गया इकोनॉमिक, जो ये ज़्यादा धनवान लोग हैं, उन लोग जो गए थे प्रधानमंत्री जी के साथ, उन लोग उस डेलीगेशन में नीरव मोदी या मेहुल चौकसी नहीं थे और लोग लौट कर आया इनके साथ। बतावेंगे। बात ये है, अभी जितना हम लोग को कांग्रेस पार्टी को ये लोग मतलब बेइज्जत किया 2G 3G के मामले में, और जब इनकी हुकूमत आई सबका एक्विटल हो गया कोर्ट से, तो इनको चाहिए था ना कि उसमें बढ़िया से कन्विक्शन कराया जाए, तब न जनता क्लियर होती कि नहीं भाई जो आरोप लगा था सो सही था। कांग्रेस पार्टी एकदम लूट ली पार्टी को है। कांग्रेस पार्टी को हम मानते हैं कि 70 साल में जितनी गलतियां नहीं की हुई, एक गलती राफेल में सिर्फ ही की है। अभी डेटा आया है जनसत्ता का कि 36 राफेल खरीदने में 72 राफेल के बराबर पैसा ये लोग डिलीवर किया है। ऊपर का पैसा क्या हुआ बतावे? आज तक कैग का रिपोर्ट नहीं आया, CAG ने कोई रिपोर्ट नहीं बताया, सुप्रीम कोर्ट तक झूठ बोला गया कि हम आपको नहीं बता सकते, इसलिए ये कहकर झूठ बोला गया। ये तो जांच का विषय है और हमें लगता है कि शायद जब सरकारें बदलेंगी तो ये सब जांच होगा और होना भी चाहिए। हाँ, ये होना भी चाहिए। चाहे वो, आपको बता दें कि आज पुलवामा की बरसी है, दूसरी बरसी है। आज ही के दिन भारत ने अपने 40 सपूतों को आतंकवादी गतिविधि में खोया था और आज पूरा देश उन 40 सपूतों को नमन करता है। लेकिन आज भी उस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया कि आखिर वो 300 किलोग्राम RDX वहां तक, पुलवामा तक पहुंचा कैसे। हमारे पास इतने सुरक्षा तंत्र हैं, इतना सब कुछ हमारा है, लेकिन उसके बावजूद क्या सब कुछ फेल हो चुका था या कोई साजिश है? सरकार कहती है, सरकार इस पर बात नहीं करना चाहती, वो कहती है कि हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया पाकिस्तान को, अब क्या किया भगवान जाने। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए और ये राज खुलना चाहिए कि पुलवामा में आखिर वो 300 किलोग्राम RDX आया कहाँ से, उसमें और बात जोड़िए। फिर उसको प्लांट किया गया, उस लाइन को खोजा गया जहाँ से ट्रैवल हो रहा था मिलिट्री की गाड़ी, ब्लास्ट हुआ। आज तक वो उतना बड़ा RDX प्लांट करने वाले कोई भी अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हो पाई। व्हाट डू यू मीन? इसका क्या मतलब है? अब हम चूंकि अभी चुनाव चल रहा है 5 राज्यों में और हम चर्चा उसी पे कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि जो सत्ताधारी सरकार है
वो मुद्दों पे बात नहीं करती है। कमलेश जी, अब एक चीज़ हम आपसे, और अभी आपने देखा कि राम राज है उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पे गोलियां चल रही हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ लीडर के ऊपर, जो सांसद हैं, बड़े पार्टी के अध्यक्ष हैं। हिंदू मुसलमान करने की पूरी तैयारी मतलब की जा रही है, लेकिन कहीं आपने एक बात और आज खुलासा किया, ये जानकारी हमको भी नहीं थी कि मायावती से एक हाँ डील हुआ है। चलिए ये भी मान लिया, लेकिन इसके बाद भी दाल नहीं गल रही है। क्या जो हिंदू मुसलमान, हमेशा ये जब जब चुनाव आता है ये दोनों खतरे में आ जाते हैं, तो क्या ये भ्रम का जो जाल फैला, ये अब जाल टूट रहा है धीरे धीरे? लोग समझ रहे हैं कि भाई ये कुछ है नहीं, ये नेताओं का अपना प्रोपगंडा है। देखिए, बुनियादी तौर पर आम इंसान रोड, सड़क, नाली, लॉ एंड ऑर्डर चाहता है जी। उसको उतना मिल जाता है, संतुष्ट हो जाता है। वो कहीं का भी रहने हाँ, वो कहीं का भी रहने वाला हो, उसको बुनियादी सुविधा चाहिए। अगर आप बुनियादी सुविधा नहीं देते हैं और फिर उस जनता से वोट चाहते हैं, तो आपको कुछ अलग से मेथड एडॉप्ट करना पड़ेगा। भाजपा के साथ ये है कि ये परफॉर्मर पार्टी नहीं रही, कभी से कुछ भी अच्छा नहीं की। कोई भी आप बात ऐसा नहीं दिखा सकते हैं जिस पर वो प्राउड फील हो कि हाँ ये काम हुआ। वही लिबर्टी ऑफ स्टैचू एक लगा दिए चाइना से लाकर, उससे क्या हुआ? उससे कौन सा फायदा मिला? कोई फायदा, आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में ये लोग चुनाव आते आते विकास के मुद्दा को छोड़कर पुरानी मुद्दा पर आ जाते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि हिंदू सेंटीमेंट को कैश कर लिया जाए। और उस सेंटीमेंट को कैश करने के लिए क्या करना होगा? तो जो हमारे छोटे भाई है मुस्लिम, उसको कुछ टॉर्चर करना होगा, उसको कुछ बोलना होगा उसके बारे में, वो कुछ बोले, अब वही बोले, एक माहौल बने। जैसे हम किसी को बार बार चोर कहेंगे, तो बदले में वो एक बार भी तो चोर कहेगा। हाँ, तो फिर हल्ला उड़ेगा कि वो चोर कह रहा बा हमरा के। यही बात है, माहौल बना। ये अभी जो उत्तर प्रदेश के जो हालात दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है कि ये जो तीर है जो हमेशा बीजेपी चला देती थी चुनाव के वक्त में, ये अब काम नहीं कर रहा है। जादू तो लोग का बहुत कम हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब योगी जी आ जाएं। हमको तो भरोसा नहीं है कि वो आएंगे, लेकिन अब इन लोगों के पास 50 ढंग का हथकंडा है, कभी किसी से अलायंस, कभी, लेकिन जो जनता का मिजाज है और जो विपक्षी पार्टियों में लोगों का जुटान देख रहे हैं, उससे हम लोग को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा जाने वाली है। आपको क्या लगता है आज दूसरे दौर की वो मतदान हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है बहुत ज़्यादा, और आज लग रहा है कि कहा ये भी जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं टीवी चैनलों पे, वो कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी हार गई है। आपको क्या लगता है? नहीं, परसेंट ऑफ वोट ज़्यादा हो रहा है ना वहाँ अभी। ये भी मामला है कि परसेंटेज वोट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसका क्या मायने निकाला जाए? आमतौर पर इसका माने जब निकाला जाता है कि सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश है, और वही आक्रोश ई परसेंट ऑफ वोट बढ़ाता है, और इसके वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है ये मामला। तो अब अंतिम सवाल हमारा ये होगा कि क्या अब वो समय आ गया है कि सारे दलों को जातीय भेदभाव से निकल करके, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जो भी हो, अब जो भारत की जो जनता है उसकी समस्याओं पे बात करना होगा। अब ये जातीय और ये हिंदू मुसलमान का कार्ड बहुत ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। इससे क्या वो समय अब आ रहा है? धीरे धीरे आ ही रहा है। अब इससे काम नहीं ना चलेगा। जनता अब जागरूक हो चुकी है, उसको चाहिए बुनियादी सुविधा। अब कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड का कार्ड फेंक कर सरकार में आ गया, कोई हिंदू मुस्लिम का कार्ड फेंक कर सरकार में आ गया। अब बुनियादी सुविधा ना फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला दिया, ना हिंदू मुस्लिम वाला दिया, तो जनता समझेगी ना कि करने से क्या फ़ायदा है। ये तो समझेगी। आज केजरीवाल दूसरी बार सरकार में आ गया, दिल्ली जैसे जगह पर जहाँ 100% लिटरेसी है, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा काम किया, तब ना वो 70 सीट में 67 या 63 ला देता है।
केजरीवाल तो कोई इस तरह के जाति का नहीं है कि उसके जाति का बहुत वोट वहाँ फंसा हुआ है। एक बात और है कि अभी जो रुझान आ रहा है सी वोटर वगैरह का, जो चैनलों पे एग्जिट पोल जो आ रहा है, उसमें तो दे रहा है कि पंजाब में बड़ी कांटे की टक्कर है और ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी वहाँ सरकार बना। सिर्फ एग्जाम्पल केजरीवाल एक स्टेट से ऐसा दे दिए हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी तो दिल्ली जैसा सरकार बन जाएगा। उस आशा में लोग, मनमोहन सिंह मान से वैसा होने वाला नहीं है, हर आदमी का अलग अलग पर्सनालिटी होता है, लेकिन उस आशा में उसने कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया है काम का कि उस आशा में लोग कह रहा है कि यदि आम आदमी पार्टी इधर भी आ जाए तो काश दिल्ली जैसा कुछ हो जाए, माहौल बन जाए। उन्होंने साबित किया है केजरीवाल साहब ने। उनका हम समझ रहे हैं कि दिल्ली में 5% भी अपना वोट नहीं होगा जिस ढंग से हम लोग के यहाँ वोटिंग होता है। 100% लिटरेट लोग हैं वहाँ। कोई का वोट कोई लोगों से 10 साल उनके आगे के लोग, कोई का वोट कोई कैप्चर भी नहीं कर सकता है, कोई को कोई मंत्र भी नहीं पढ़ा सकता। वहाँ वो 2 टर्म से क्लीन स्वीप कर रहे हैं। ये है काम का रिजल्ट। इसके अतिरिक्त जहाँ लोग हार रहे हैं इसका मतलब वो काम नहीं कर रहे। काम करेंगे तो वोट काहे नहीं मिलेगा उसको। चलिए, आपने हिजाब और नकाब की भरोसा ये कुछ होने वाला भी नहीं है। ये कुछ क्षणिक मामले हैं जो आने वाले समय में स्वतः शांत हो जाएंगे। लेकिन कमलेश जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कोई भी दल हो उसे सीख लेना होगा आम आदमी पार्टी से, क्योंकि दिल्ली जैसे, वाकई दिल्ली जैसे जगह पे जो बीजेपी का एक बहुत बड़ा अवैध किला था, कांग्रेस का और कांग्रेस का भी, कांग्रेस वहाँ लंबे, शीला दीक्षित के नेतृत्व में एक लंबे समय तक शासन की है, लेकिन उसके बाद भी एक नया आदमी जो राजनीति का कहीं से कुछ बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं था और वो लगातार 2-2 बार क्लीन स्वीप करता है। अब तीसरे, अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है तो हमें लगता है कि शायद पूरा देश केजरीवाल की तरफ बड़े ही आशा भरी निगाह से देखेगा कि हमारे क्षेत्र का भी कुछ विकास दिल्ली की तरह, पंजाब की तरह हो जाए। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि आगे 10 मार्च को जब ईवीएम खुलेगा तो उस समय जनता ने क्या फैसला लिया है वो सामने आएगा और उसके आधार पे सरकारें बनेंगी और सरकारें वापस जाएंगी। लेकिन एक चीज़ जो आज सबसे अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में, कि अब हिंदू मुसलमान का ये कार्ड बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है।